16 जुलाई साल 1945 सुबह थी, लेकिन सूरज अभी तक पूरी तरह उगा नहीं था और अमेरिका में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में वैज्ञानिक खामोशी से एक मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। और फिर सुबह 5:30 बजे वो हुआ जिसे देखकर इंसान खुद डर गया। एक ज़ोरदार धमाका जिससे ज़मीन हिल गई, आसमान लाल हो गया और एक बड़े धुएं ने गुब्बारे की तरह बीच में से एक चमकदार आग का गोला उगला और एक मशरूम जैसा बादल बन गया। ऐसा लगता था कि मानो साक्षात सूरज ने खुद धरती को छू लिया हो। और यह नज़ारा देखकर रॉबर्ट ओपनहाइमर को एक श्लोक याद आ गया, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ संसार का संहारक। यह धमाका तो सिर्फ एक परीक्षण था, लेकिन इससे ठीक 20 दिन बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त साल 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर यह नया आविष्कार कहर बनकर टूट पड़ा और इसमें एक ही पल में जापान के 1.5 लाख से ज़्यादा लोग भाप बनकर हवा में उड़ गए और अगले 2 महीने में रेडिएशन के कारण मरने वालों की संख्या इससे 2 गुना ज़्यादा हो गई। और उसके बाद कई सारे लोगों को कैंसर, हैंडीकैप और शारीरिक बीमारियां हुईं। यह तबाही देखकर जिस फिज़िक्स के E=mc² सूत्र से रॉबर्ट ओपनहाइमर ने यह परमाणु बम बनाया था, उस सूत्र के रचयिता यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन जापान पर हुए हमले की खबर सुनकर दिन भर रोए थे। और इंसानियत ने पहली बार देखा कि विज्ञान अब अपनी संवेदना खो देता है और वह राक्षस बन जाता है। जापान पर कहर बरसाने वाले 2 न्यूक्लियर बम यानी कि लिटिल बॉय और फिटमैन थे, जिनमें लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था और फिटमैन में प्लूटोनियम का। और ये दोनों ही तत्व बहुत ही खास हैं क्योंकि ये फिशन प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में होता यह है कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को जब न्यूट्रॉन से टकराया जाता है तो ये फट जाते हैं और फटते ही यह बहुत ही तेज़ और अधिक ऊर्जा के साथ न्यूट्रॉन्स को छोड़ते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में जब एक परमाणु टूटता है तो एक छोटे से परमाणु के अंदर से भी बहुत ही तेज़ ऊर्जा निकलती है और साथ ही उनमें से निकलते हैं कई और न्यूट्रॉन्स जो बाकी परमाणुओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं और वो परमाणु और ऊर्जा के साथ और न्यूट्रॉन्स पैदा करते हैं और वो न्यूट्रॉन्स और परमाणु इस प्रकार प्रचंड ऊर्जा का यह सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है जब तक कि यूरेनियम का संपूर्ण मास ख़त्म नहीं हो जाता। और इसी को कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और यही न्यूक्लियर बम का असली रहस्य है। इसे दोस्तों मैं और भी इजी करके समझाता हूँ जिसे एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भी समझ सके। आपने दोस्तों वो कभी झींगा वाला गेम खेला है जहाँ पर आप एक के ऊपर एक ब्लॉक रखते जाते हैं। इस झींगा गेम में आप जितने ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखते जाओगे वो गेम उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा, यह स्ट्रक्चर उतना ही भारी होता जाएगा और जब इसकी हाइट बहुत ही हाई या ज़्यादा हो जाती है तब सिर्फ एक छोटे से बहुत ही कम वजन के ब्लॉक रखने पर भी यह पूरा ढह जाता है। सिमिलरली यूरेनियम और प्लूटोनियम के NRH मात्रा के तत्व इतने भारी होते हैं कि उनमें कुछ ही न्यूट्रॉन्स ऐड करने पर वो बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं और फट जाते हैं और असंख्य मात्रा में एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एक यूरेनियम का परमाणु जो चुपचाप शांत बैठा है जब तक उसे कोई छेड़े न, लेकिन जैसे ही हम उस पर न्यूट्रॉन्स मारते हैं वो फट जाता है। अब देखिए फटने के बाद क्या होता है। जैसे ही यह यूरेनियम का परमाणु फटता है तो वो फटते ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा करता है और इससे उससे भी 3 न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं और ये 3 न्यूट्रॉन्स और यूरेनियम के परमाणुओं को फोड़ते हैं और फिर उनसे और न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं और ऐसे वही चैन लगातार चलती रहती है। और यही अनकंट्रोल्ड चैन जब हज़ारों परमाणुओं में एक साथ शुरू हो जाती है तो धरती कांप जाती है, मानो सूरज जितनी ताकत एक छोटी सी जगह में एक साथ प्रचंड मात्रा में पैदा हो गई हो, ऐसा भयानक विस्फोट होता है। और यही होता है न्यूक्लियर ब्लास्ट। साल 1945 में जापान की धरती पर यूज़ हुए लिटिल बॉय में 64 किलोग्राम यूरेनियम था और उस वक्त उसकी ऊर्जा 15,000 TeT बारूद जितनी थी। लेकिन आज के दौर में यह न्यूक्लियर बम इतने एडवांस बन चुके हैं कि अगर हम सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम लें तो वो 20,000 TeT जितनी ताकत दे सकता है, यानी कि 80 गुना घातक।
और यही डरावना सच है। आज के परमाणु बम बहुत ही छोटे लेकिन भयानक होते हैं। अब चलिए जानते हैं जापान पर फूटने वाले लिटिल बॉय बम ने कैसे काम किया था। तो लिटिल बॉय का डिजाइन एक गन जैसा था जिसके भीतर दो टुकड़े थे। एक था सबली क्रिटिकल मास और दूसरा सुपर क्रिटिकल मास। दोनों को ही चुस्त रूप से अलग अलग रखा गया था ताकि बम फटने से पहले ही आपस में विलय होकर न फट जाएं। अब जैसे ही इस बम को गिराया गया उसके पीछे लगे फिनस उसे बैलेंस करने लगे। अंदर लगी बैटरी चालू हुई, सर्किट एक्टिव हुई और जब यह बम फेंकने के बाद ज़मीन से 1900 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा तो ट्रिगर ऑन हो गया और एक छोटा सा स्पार्क हुआ। जिस स्पार्क ने उसकी बैग में भरे कोरोडिएट पाउडर को जलाया और वह फटा और ट्रांजैक्शन कार्बाइड डिस्क 300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उससे आगे के बॉक्स में रखे NRH यूरेनियम 235 के क्रिटिकल मास से टकराई और ऐसा होते ही क्रिटिकल मास की वैल्यू ट्रिगर हो गई और यह न्यूट्रॉन्स इंजेक्ट करना शुरू हो गए और फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इस फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक पल और फिर सब कुछ खत्म। इसमें से ऊर्जा इतनी ज़्यादा निकली कि 12,000 फीट का आग का गोला बना जो पूरे 60,000 फीट तक हाइट में ऊपर तक गया और जिसका तापमान था करीब 65,000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सूरज की सतह जितना। और इस इतने बड़े विस्तार में जितने भी इंसान थे वो भाप बनकर उड़ गए, हड्डियां भी नहीं बची। और यह धमाका सिर्फ गर्मी नहीं लाया बल्कि आग की रफ्तार से शॉक वेव भी लाया। उसके आसपास की सभी इमारतें भी ध्वस्त हो गई और करीब 4 किलोमीटर तक का इलाका तो उसी वक्त भस्म हो गया। लेकिन जो रेडिएशन निकला वो एक अदृश्य जहर था जो कई सौ किलोमीटर में फैलता रहा और हफ्तों तक, महीनों तक, पीढ़ियों तक अपना असर फैलाता रहा। यह बम सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह इंसानियत के मुंह पर एक जोरदार चांटा था। हिरोशिमा और नागासाकी में करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो उसके बाद कई लोग विकलांग, खामी वाले और बहुत ही क्रिटिकल पैदा होते गए। ओपनहाइमर ने अपनी इस रचना पर पछतावा व्यक्त किया और वह जीवन पर पछताता रहा। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने इसके बाद दुनिया के प्रत्येक मंच पर जाकर यह समझाया कि इस बम को रोक दिया जाए, लेकिन विज्ञान की आवाज़ को राजनीति ने हमेशा के लिए दबा दिया। आज दुनिया के पास करीब 12,500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उस वक्त के न्यूक्लियर बम से तो हज़ारों गुना ज़्यादा घातक। और आज दुनिया के करीब 10 देश इस राक्षस को अपनी गोद में पाल रहे हैं। यह ऐसा है मानो एक हाथ में खुला पेट्रोल लेके और दूसरे हाथ में चिंगारी को लेकर घूमना। कब इन दोनों का मिश्रण हो जाए पता भी न चले। आज 80 साल हो गए लेकिन हर देश इस राक्षस से डरता है। हिरोशिमा और नागासाकी के उस इंसिडेंट के बाद इस राक्षस को किसी भी देश ने आज तक चलाया नहीं है, बस इससे डराया है। लेकिन क्या आज हम इतने समझदार हो गए हैं कि इसे भविष्य में भी नहीं चला पाएंगे, या फिर बस किस्मत अब तक हमारा साथ दे रही है? यह कहानी एक विज्ञान कथा नहीं लेकिन हकीकत है। और सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या हमें इस दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों बने रहें ऐसे ही साइंटिफिक नॉलेज के लिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव ए वंडरफुल डे। टेक केयर।